आज की क्लास में हम सभी इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं और अच्छी तरीके से कंसेप्ट के साथ चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को समझते हैं और सभी प्रश्नों के आंसर आप सभी को बताना है, क्योंकि बढ़िया अच्छे तरीके से चैप्टर को आप सभी को पढ़ाया है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। ने जो जर्मनी का एकीकरण हुआ भाई, तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति का उसका नाम क्या था, बताना है क्या। मेजनी, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क और लेनिन। तो देखो जर्मनी के एकीकरण एयू कर दिया, अकेला ही कर दे, उसका नाम था बिस्मार्क। उसका क्या नाम था, बिस्मार्क। मतलब उसने सहायता लिया अपने जो व्यक्ति था, जिस विलियम जो था इसका शासक था, उससे सहायता लिया, लेकिन इसने अकेले ही कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही मार दीजिएगा। और ये जो तीन थे, लेनिन को छोड़ दो, ये मेजनी जो था और गैरीबाल्डी, ये जो था ये इटली के एकीकरण में सहायक थे। ठीक, 2 नंबर बताओ इसका ऑप्शन नंबर डी। इटली के एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं है। मतलब इटली के एकीकरण किसमें संबंध नहीं बताते। तो देखो इटली के एकीकरण 3 गो आदमी मिलकर किया। कौन आदमी, 3 गो। सबसे पहला मेजनी, फिर जाके काउंट काबूर, फिर जाके गैरीबाल्डी। मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी। देखो इटली 3 शब्द के है, तो इसमें याद रखना इटली 3 शब्द से बना है, यानी इसमें 3 गो व्यक्ति मिलकर इटली का एकीकरण किया होगा। ठीक, तो कौन नहीं किया है, तो हम 3 गो नाम बता दिए, मेजनी का नाम बता दिए, गैरीबाल्डी का नाम बता दिए, काबूर का, लेकिन किसका नाम बताए नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का कौन उत्तरदायी था। तो देखो जर्मनी के एकीकरण, देखो सेम पहला प्रश्न पूछ दिया भाई। तो जर्मनी के एकीकरण के सबसे जो उत्तरदायी व्यक्ति था, तो बता देना बिस्मार्क बताना है। कितना आसान प्रश्न है, आगे बताइए। 1871 की कौन सी संधि हुई। तो 1871 में कौन सी संधि हुई, तो बताइए सब बहन को बताना है। देखो तुमको भी बताना है, तुम लोगों सबको बताना है जी। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि, और इनमें से कोई नहीं था। देखो 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि, और किसके बीच हुई थी, तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी, फ्रांस और प्रसा के बीच। प्रसा ने किया, फ्रांस को खूब ने धोई 1870 में। 1870 में फ्रांस को हराया किसने, प्रसा को हरा दिया, धो दिया अच्छी तरीके से। और फिर जा कहते अब समझौता कर ले, लड़ाई झगड़ा भइल ठेर, अब समझौता करेंगे। ठीक, तो समझौता कब किया, 1871 में, और उसका नाम दिया फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक, आगे देखो 5 नंबर में जो प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस मतलब वियना कांग्रेस का समझौता कब हुआ। तो वियना कांग्रेस का समझौता 1815, 1818, 1848, 1820। तो देखो 1815 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो वियना में हुआ था। ऑस्ट्रिया का जो राजधानी है वो वियना में हुआ था, और इसका जो मेजबानी किया था, मतलब जो मुख्य व्यक्ति था, उसका नाम था मेटरनी। क्या नाम था, मेटरनी का अच्छी तरीके से बताए थे। इटली और जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो देखो इसको चित्र के द्वारा आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन इसको समझ लीजिए ऐसे ही कि जो यूरोप जो महादेश है, यूरोप महादेश की संख्या कितनी है, 7। तो 7 में से एक जो महादेश है यूरोप, और उसी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं इटली और जर्मनी। तो मार दी। अब आप सभी को कमेंट में बताना है कि भारत किस महादेश के अंदर आता है। ठीक, 7 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा कि फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई। तो देखो जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो का काम किया, फ्रांस में जो बुर्बो राजवंश था उसको हटा दिया, बुर्बो राजवंश के हटा दिया। तो बुर्बो राजवंश को हटाए, तो बुर्बो राजवंश के जो राजा रहे तो का चुपचाप बैठे रहे, हाथ पहन तक के ना, वो सब प्लानिंग किया और मैटर जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसको हरा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया, और हटाने के बाद कहा कि देख बाबू, जब तू हमने के राजवंश तू हटैले रह सुन बुर्बो राजवंश, अब वो राजवंश हमने के फिर लावा जी। तो नेपोलियन बोनापार्ट का हटाया, और कौन सा राजवंश आया, तो बुर्बो राजवंश आ गया। ठीक, आगे बताओ। 8 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से। मेजनी का संबंध लाल सेना से, कार्बोनरी से, डायट से, फिलिक हेटारिया से। तो देखो मेजनी का संबंध, देखो ये सब देखो बताओ जाए तो पहला चैप्टर में कहीं कबो नाम सुन ले ना, हेकरो नाम नहीं, हेकर सुन ले लाल सेना क्यों बनेली, तो लाल सेना बनेले रहन गैरीबाल्डी। तो गैरीबाल्डी तो होके ना हमके मेजनी पूछा था, नहीं ऑप्शन नंबर बी। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण देखो 2 गो देश था, एगो था ऑस्ट्रिया, एगो फ्रांस, लेकिन मुख्य रूप से आंसर देता है फ्रांस का, सॉरी मुख्य रूप से आंसर देता है ऑस्ट्रिया का।
ये ऑस्ट्रिया ये ना चाहता था कि इटली और जर्मनी क्या हो, एकीकरण हो। फुटली आँखें ना देखना चाहता था, ये चाहता था कि गणित एकीकरण ना हो, आराम से हमारा अनुसार गणित चला सब। ठीक। 10 नंबर प्रश्न है कि काबूल को विक्टर एमुलन ने किस पद पर नियुक्त किया। तो बहुत आसान प्रश्न है और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो, फ्रांस में राजदूत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति, तो काउंट काबूल को बना दिया था, इसने विक्टर एमुलन ने प्रधानमंत्री बनाया था। क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो देखो भाई, गैरिबाल्डी जो था पेशे से नाव चलाए वाला था। क्या था? नाव। तो नाव चलाए वाला आदमी एगो इटली के एकीकरण में इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता। बात है भाई समर्पण का, बात है योगदान का, बात है सच्चाई का। ठीक। इसमें कौन हो जाएगा? नाविक। आगे बढ़िए। 12 नंबर प्रश्न कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो अब बताओ बहन, सभी बहनों को खाली आंसर बताना। बताओ, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने, या बिस्मार्क ने? तो देखो, हम जब पढ़ा रहे थे जर्मनी का एकीकरण, तो उस समय बताए थे कि जर्मन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और कब किया था? 1806 ईस्वी में किया था। 1806 ईस्वी में। जाल्बेरिन कौन सी कैसी संस्था थी? तो देखो, जाल्बेरिन एक प्रकार की संस्था थी क्रांतिकारी, लेकिन ये जो क्रांतिकारी संस्था थी इसमें अधिकांश रूप से व्यापारी लोग थे। ये चलते जाल्बेरिन को कहा गया ये व्यापारियों की संस्था है। किसकी संस्था है? व्यापारियों या क्रांतिकारियों की थी? नहीं। पादरी या सामंतों की नहीं, विद्वानों की नहीं, व्यापारियों की थी संस्था। आगे बढ़ चले। 14 नंबर प्रश्न है कि रक्त और लौ का नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त मतलब ज्यादा आदमी है, लौ मतलब तलवार। तो रक्त और लौ का नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क। बिस्मार्क का ई जो ऑस्ट्रिया है ना, ई पगला हमारे के एकीकरण ना होती थी जर्मनी के। ये चलते पूरा प्लानिंग किया कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पहले सेना होगी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सेना जुटाने के चक्कर में इसी को कहा गया रक्त और लौ का नीति का अवलंबन। रक्त और लौ का नीति का अवलंबन। ऐसे कि ऑस्ट्रिया को हराने के बाद हमारा ज़्यादा बड़ा सेना चाहिए। 15 नंबर देखना है जी। नहीं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? था फ्रैंकफर्ट की संधि पहले ही बता चुके, 1871 में। ठीक। अब बताइए 16 नंबर प्रश्न कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणादायक रहा? प्रेरणादायक रहा मतलब किस देश के लिए, मतलब बताना है, तो उस देश के लिए बताना है ना। तो देखो, जो यूरोप में बहुत सारे देश आ जाते हैं, जर्मनी भी आता है, तुर्की भी आ जाता है, इंग्लैंड भी आ जाता है, यूनान भी आ जाता है। लेकिन यूनान एक ऐसा देश है जहाँ पर अच्छी तरह से विज्ञान का भी उद्भव हुआ, साहित्य का भी उद्भव हुआ। यह क्षेत्र यूरोप में बहुत सारी शिक्षा प्रदान करने का काम किया है। ये चलते इसको कहा गया साहित्य और विज्ञान का प्रेरणादायक क्षेत्र, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी मार लीजिए। ठीक। आगे पढ़ना है 17 नंबर प्रश्न कि नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो देखो, ये नेपल्स की क्रांति 1820 से 21 के बीच हुआ था। ठीक है, लेकिन मूल रूप से इसका आंसर 21 में दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्रांति कब हुई? तो ये हुई थी 1821 मार दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है। अब देखो, ये जो क्रांति हुई थी कहाँ हुई थी? तो ये क्रांति हुई थी इटली में। कहाँ हुई थी? इटली में। जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उस समय हुई थी। अब बताओ, अब तू लोग प्रश्न का आंसर बताना। कार्बोनरी का संबंध किससे था? कार्बोनरी जो दल था उसका संबंध किससे था? तो मेजनी से। और इस इटली में जो एकीकरण में जो यह क्रांति हुई थी, नेपल्स की क्रांति, इस क्रांति का जो मूल रूप से दोष दिया जाता है किसके कारण हुआ? तो कार्बोनरी के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? कार्बोनरी के कारण हुआ था। इतना याद रखने के नेपल्स की क्रांति कब? 1821 में हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई? सॉरी, इटली में हुई। सॉरी, कहाँ हुई? इटली में हुई। थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है। आगे बताना है चार्टर्स्ट आंदोलन कहाँ होता है? देखो, यह चार्टर्स्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। ये हुआ था कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ये देखो, ये सब आंदोलन देखो किताब में पढ़ने वाला ना, ये सब पूछबो ना करते एग्जाम में, लेकिन प्रश्न है तो पढ़ लीजिए। ठीक। 19 नंबर प्रश्न ये कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कब किया गया? मतलब यूनान एक स्वतंत्रता कब प्राप्त की? जैसे भारत को आज़ादी मिला 1947 में, उसी प्रकार यूनान को आज़ादी कब मिला? तो यूनान को आज़ादी मिलता है 1832 में। कब मिलता है? 1832 में। इस डेट को याद रखिएगा। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो देखो, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या जो हम की है वो हेगेल ने की है। किसने की? अब तो भैया पूछो कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का अर्थ क्या होता है?
तो देखो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का अर्थ होता है कि जो समाज विकास कर रहा है, जो समाज विकास कर रहा है, उस समाज के विकास में जो मूल रूप से है वो विचार है। समाज क्यों विकास कर रहा है? क्योंकि विचार के कारण। अब उदाहरण से समझो, जैसे पहले राजा महाराजा का शासन था, पहले राजा राजा का शासन था। अब राजा का शासन था तो उस समय राजतंत्र था। राजा के शासन को क्या कहा गया? राजतंत्र कहा गया। ठीक, राजा के शासन को राजतंत्र कहा गया। अब लोगों को लगा नहीं रही, राजा बढ़िया से काम नहीं खन करता, राजा अपन रानी संगे आराम से महल में ऐसो आराम के जिंदगी काटत रहन, हमने छोड़ दिले भरन, और साथ ही जनता के कोनो भलाई उलाई नहीं करन, जनता से ज़्यादा कर लेते रहन। अब इस सब के टेंशन में आके जनता ने कहा कि नहीं नहीं, हमें अब राजा का शासन नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए लोकतंत्र चाहिए। क्या चाहिए? लोकतंत्र चाहिए। तब बताओ, ये जो दू गो विचार है, सबसे पहला विचार, ये पहला विचार है कि राजतंत्र, पहला विचार क्या रहे? राजतंत्र, ये पहले राजा रहे हैं। ठीक, दूसरा का विचार है कि लोकतंत्र, अब जनता क्या मांगता? अब लोकतंत्र मांगता। अब तीसरा का जो विचार आई वह तीसरा का विचार से समाज आगे बढ़े। मतलब पहले एगो विचार रहे, फिर एक और ही विचार है। पहले का विचार है राजतंत्र के, फिर जाके विचार का है लोकतंत्र के। अभी दोनों विचार आपस में टकराए, दोनों विचार में राजा और लोगों के बीच कुछ बातचीत हुई, और उस बातचीत के बाद जो आंसर आए, उस विचार से आंसर से समाज आगे बढ़ी कि हाँ बताओ राजतंत्र रहेगी चाहिए कि ना रहेगी चाहिए, कि राजतंत्र हटा के अब लोकतंत्र लावे के चाहिए कि ना लावे। तब बताओ अब समाज बदलेगा कि ना बदलेगा? पहले एक हो रहा है, फिर दूसरा आई, तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा। इतना सिंपल से समझो। ठीक, तो इसी को कहा गया ऐतिहासिक द्वंद्ववाद, यानी विचार के कारण समाज में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। विचार के कारण समाज में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। ठीक है, समझ गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न, एड्रियानोपल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुई थी। 1829 में किसके बीच हुई थी? तो रूस और तुर्की के बीच, रूस और तुर्की के बीच हुई थी। किसके बीच हुई? रूस और तुर्की के बीच हुई थी। ठीक, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो अभी बताए किसके बीच हुई थी? तो रूस एंड तुर्की, रूस एंड तुर्की। लेकिन देखो ऑप्शन में ना दिया है, ऑप्शन में ना दिया है, ये चलते इसको ऑप्शन को सुधार लो, इसको कर लो रूस और तुर्की। ठीक है, लेकिन रूस और यूनान अगर देगा तो रूस और यूनान मार सकते हो। ठीक है, लेकिन जो 100% आंसर सही है रूस और तुर्की है। ठीक, आगे है 23 नंबर प्रश्न कि सोडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? तो देखो इस सोडोन का युद्ध हुआ था 1870 में। कब हुआ था? 1870। किस में हुआ था? प्रसा और फ्रांस के बीच, प्रसा और फ्रांस के बीच। तो मार दीजिए प्रसा और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो देखो हंगरी पर कौन राज्य करता था? जैसे यूनान पर जो राज्य करता था उसका नाम था तुर्की। यूनान पर कौन राज्य करता था? तुर्की। और हंगरी पर राज्य करता था ऑस्ट्रिया। हंगरी पर कौन राज्य करता था? ऑस्ट्रिया। आगे है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? पोलैंड पर जो राज्य करता था वो राज्य, देखो पहले का याद रखना है कि यूनान पर कौन राज करता था? तो तुर्की। दूसरा का याद रखना है कि हंगरी पर कौन? तो ऑस्ट्रिया। तीसरा का याद रखना है पोलैंड पर कौन राज करता था? तो रूस। ये तीनों याद रखना है। ठीक, आगे है 26 नंबर प्रश्न कि सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो यह सेडोन में हुआ था, इसीलिए चलते इसको कहा गया सेडोन का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण सेडोन के युद्ध के बाद पूरा हुआ, जो ये 1870 में हुआ था। ठीक, 28 नंबर प्रश्न है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण किस संधि के कारण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि, जो 1871 में हुई थी फ्रांस और प्रूसिया के बीच। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो देखो उस समय जो फ्रांस का शासक था नेपोलियन बोनापार्ट था, तभी ना वो तो इतना ही चल गया था। विक्टर एमेनुअल ये भी ना था, ये तो विक्टर एमेनुअल। दूसरा ठीक है, कहता है साडियाना पिडमॉन्ट के विलियम प्रथम प्रूसिया का था, लेकिन हमें पूछ रहा है जर्मनी और इटली के समय फ्रांस का पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर कौन बचा? बी, नेपोलियन तृतीय। ठीक, देखो जब ऑप्शन का आंसर मतलब आंसर ना मालूम है ना, तो हमें काम करना आंसर को काटना कि ई तो कबो ना होते ही, ई कबो ना होते दोसर होते ही। ठीक, अब देखो 30 नंबर, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो देखो राष्ट्रवाद का जो जन्म होता है उसका माना जाता है पुनर्जागरण। कभी ये पुनर्जागरण कहा,
तो देखो 9th क्लास में हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था उसका नाम था भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज में क्या होता है कि जो यूरोप के रहने वाले लोग थे वो नई नई खोजें की ओर बढ़ने लगे। जब नई नई खोजों की ओर बढ़ने लगे तो वहाँ से शुरू होता है पुनर्जागरण। पुनः मतलब फिर से, जागरण मतलब नई शुरुआत, एक नया जन्म। मतलब अब एक देश दूसरा देश से कनेक्ट होने लगा, एक देश दूसरे देश से जाने लगा, तो वजह से उत्पन्न होता है राष्ट्रवादी भावना। तो ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए। किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। भाई हमारा खुद अभी सर्दी जुकाम हो गई है, ठीक। तो लेकिन हमारा मतलब थोड़े ना उस छिकले है। लेकिन देखो बताओ किसने कहा था। तो ये बात जो कहा था ना, बताओ जी, ये बात किसने कहा था, क्यों कहा था जी? ये तना बताओ, मेटरनिक ने कि बिस्मार्क ने कि मेजनी ने कि गैरिबाल्डी। तो देखो भाई सब ना था, कहा था मेटरनिक ने कहा था। तो अब देखो ये सब फैक्ट चीज़ है, ये सब फैक्ट चीज़ है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। अरे बाबू रे डिलीट हो जाओ, सुनो। 32 नंबर है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो देखो 1830 क्रांति हुआ, तो 1830 की क्रांति हो गई, तो उस समय जो क्रांति हुआ तो अब क्या हुआ ना, तो बुर्बो राजवंश समाप्त हो गया। बुर्बो राजवंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। और बुर्बो राजवंश जब समाप्त हुआ तो अब जो प्रधानमंत्री बना, कौन बना, लुई फिलिप आया। और लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री बनाया गीजो को। लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री बनाया गीजो को। लेकिन ओइजा जो शासन व्यवस्था आया, उस शासन व्यवस्था का नाम दिया गया संवैधानिक राजतंत्र। अब कोई भैया संवैधानिक राजतंत्र के क्या कहा जा रहा, तो समझो पहले राजतंत्र का होला। राजतंत्र में जो पहला शब्द क्या है, राज। राज यानी वहाँ पर राजा का शासन चलेगा। किसका शासन चलेगा, मतलब कोनो भी देश में अगर वही जगह राजा का शासन चलता तो वही जगह क्या कही, राजतंत्र कही। अब बताओ पहले भारत में राजतंत्र चलते ना, हाँ पहले भैया बड़ी बड़ी राजा होते रहे, बड़े जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब बहुत बड़े बड़े राजा हुए, ठीक। तो राजतंत्र। अब देखो संवैधानिक अर्थ होता है संविधान। संवैधानिक अर्थ क्या होता है, संविधान यानी ऐसा शासन व्यवस्था जहाँ पर राजा भी होके और संविधान भी होके, और राजा के जो अधिकार हो संविधान में लिखा हो कि ना वो राजा के पास इतना ही अधिकार, उस अधिकार के अनुसार ही वो राजा अपन काम कर सकता है। यानी राजा का अधिकार कहाँ लिखा रही, संविधान में। राजा का अधिकार कहाँ लिखा रही भाई हमारे, संविधान में, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया। बताओ लाल कुर्ती का गठन किसने किया, सब बहन बताइए इसका आंसर, ठीक। बताओ किसने किया जी, तो बिस्मार्क ने कि काबूल ने कि गैरिबाल्डी ने कि मेजनी ने। तो देखो लाल कुर्ती बनाया था किसने, गैरिबाल्डी ने। काबूल ये सब ना होगा। अब देखो 34 नंबर प्रश्न का आंसर बताओ, जितना है सब बताना। देखो सोडोवा का युद्ध किसकी पराजय, तो सेडावा के युद्ध में। तो सेडोवा के युद्ध में देखो दो गो युद्ध याद रहे, दोनों युद्ध में कन्फ्यूजन आता है। सुनो पहला है सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, ठीक है। दूसरा का है सेडान का युद्ध, दूसरा का है सेडान। देखो लास्ट में क्या है ना, ठीक, सेडोवा। तो देखो सेडोवा का युद्ध याद रखेगा, ये युद्ध हुआ 1866 में। कब हुआ, 1866 में। और इस युद्ध में दो गो देश के बीच हुआ, किसके बीच, प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच, प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच। अब देखो सेडान के युद्ध, ये सेडान के युद्ध होता है 1870 में, किसके बीच, प्रासा और फ्रांस के बीच, प्रासा और फ्रांस के बीच, क्लियर। पहला का सेडोवा के युद्ध कब हुई, 1866 में, केकरा बीच हुई, तब प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच। सेडोन का युद्ध कब होता है, 1870 में, केकरा बीच हुई, तब प्रासा और फ्रांस के बीच में, क्लियर। चलो तो देखो सेडोवा का युद्ध किसकी पराजय हुई, तो युद्ध केकरा बीच हुई, तो हमने बतैले जा भी भैया युद्ध भइल प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच में, तो ऑस्ट्रिया एकरा में हार गई, ठीक। आगे बढ़ चलिए। 35 नंबर प्रश्न बताइए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है भाई, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ये बात को याद रखना है तुम लोग को, ठीक। बताइए 36 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। और यह प्रश्न हमने पीछे भी करा दिया आप सभी को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो बताइए। इस प्रश्न का आंसर तो आपको ही बताना पड़ेगा। पहला है ट्रांसपेडेन की, फिर जाके सिसपाइन की, चाहे इनमें से कोई नहीं, और जर्मन राइन। तो देखो हमने पहले ही बताया कि जर्मन राइन राज्य बनाया था भाई, कब बनाया था, 1806 में, ठीक। किस संधि के द्वारा
स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की घोषणा मतलब स्थापना है, मतलब किस संधि के बाद जो यूनान है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो हमने इसको पढ़ाया था आप सभी को एड्रियानोपल की संधि के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रियानोपल की संधि के द्वारा। आगे बताओ, एड्रियानोपल की संधि किसके किसके बीच हुई? तो रूस और तुर्की के बीच। आगे 38 नंबर प्रश्न बताना है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप और यंग इटली, यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना दोनों किया था मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी। नौ गुलेल आंदोलन कहाँ हुआ था? देखो ये आंदोलन हुआ था इटली में। कहाँ हुआ था ये आंदोलन? इटली में हुआ था। काहे हुआ था? तो इटली के एकीकरण खातिर हुआ था। किसके लिए हुआ था? इटली के एकीकरण। लेकिन इसमें एक बढ़िया चीज़ है, सुनो का, इसमें ये जो आंदोलन हुआ था ना भाई मेरे, ये आंदोलन हुआ था पोप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पोप के द्वारा। और पोप को तुमको बताया था कि पोप का एक जाति है ईसाई धर्म की, और भी मतलब इसमें मतलब एक बहुत बड़ा ओहदा है, ईसाई धर्म में एक बड़ा ओहदा है, पद है, वो पोप है। ये पोप का चाहते थे कि जो अगर इटली का एकीकरण हो तो इटली का एकीकरण मेरे नेतृत्व में, यानी धर्मनिरपेक्ष हो, यानी धर्म के आधार पर हो, ये चाहता था पोप। तब पोप इसी को चाहते हुए कि इटली का एकीकरण मेरे नेतृत्व में हो, यानी पोप जाति के नेतृत्व में हो, उसने ये आंदोलन चलाया था। कहाँ चलाया था? तो इटली में चलाया था। कब चलाया था? तो 1843 से 1848 के बीच। ये सब ना याद रखना है और ये सब याद रखना है, ठीक। ये सब, लेकिन ये सब अच्छा चीज़ है भाई, याद रख सकते हो। देखो हम जब कहते हैं कि ना याद रखना है तो तू लोग खुश हो जाते, चलो भैया कहते ये सब ना याद रखना, हम तो ऐसे ही पढ़ना पढ़ते हैं, ये तो और ही कह दिए, ठीक है। तो ऐसा ना करना है, ठीक है। आगे देखो, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, प्रशा का चांसलर था, रूस का जार था, या सम्राट का? देखो तो ऑस्ट्रिया का ये चांसलर था, ठीक, ऑस्ट्रिया का चांसलर। आगे कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। तो ये जो बोला था, ये देखो फैक्ट है, ये फैक्ट बोला था चार्ल्स दसम ने। किसने बोला था? चार्ल्स दसम। आगे बढ़ जाते हैं। 42 नंबर प्रश्न है कि प्रशा का शासक कौन था? तो प्रशा का शासक नेपोलियन बोनापार्ट, तो कतई ना होता ही नेपोलियन तृतीय, ये बिल्कुल ना। विक्टर एमेनुअल, ये तो साडियाना पिटमाउंट करें, विलियम प्रथम। जालवेरी संस्था की स्थापना किस राज्य ने की थी? किस राज्य ने की थी, ये बताना है। तो देखो जालवेरी नामक संस्था की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रशा ने, साडियाना की ने, ऑस्ट्रिया ने, किसने? तो देखो ये जो था, पहले बताओ ये जालवेरी संस्था किसकी थी? तो व्यापारियों की संस्था थी भाई। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। अब इस संस्था को बताना है कि स्थापना किसने की थी। तो ये जो स्थापना हुआ था प्रासा में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रासा में। तो ऑप्शन नंबर ए मार तो इसका सही हो जाएगा। आगे है 44 नंबर प्रश्न, हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की जो भाषा है, इतावली क्या है, पोलिश क्या है, फ्रेंच क्या है, या मैग्यार है? तो देखो उसकी भाषा मैग्यार, ये सब याद रखना पड़ेगा। जैसे भारत में हिंदी बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है, हमारा तो भोजपुरी आता ही, हमारा मगही आता हो, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ आता ही, ठीक है। तू लोग कौन कौन भाषा आते है बताना कमेंट। आगे 45 नंबर प्रश्न सुनो। 45 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है बताना है तू लोग को। देखो 45 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो देखो यूनान जो था, रूस की पराजय हुई कि यूनान के, तुर्की के, या फ्रांस के? तो देखो यूनान पर केकर राज था? तो यूनान पर राज्य था तुर्की के। यूनान पर राज्य था किस? तुर्की। तो बताओ कौन हारेगा? तुर्की न हारेगा जी। तो तुर्की हार गया, इसमें तुर्की हार गया। ऑप्शन नंबर बी मार दो। मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो देखो जैसे हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, हम थोड़े बोलते हैं भारत देवता की जय ना नू। यानी हमारे देश में, देश को एक महिला के द्वारा सूचित किया गया। देश को किसके द्वारा सूचित किया? महिला के द्वारा। उसी प्रकार अन्य देश भी अपने देश को महिला के द्वारा सूचित किए कि ना एक माँ के तरह सूचित किए। जो माँ है, जैसे जननी होती है, पालन पोषण करते, उसी प्रकार देश भी हमारे अपने पूरा जो भारत है, एक क्या एक जननी है जो हमको पालन पोषती है। तो हम लोगों की दो माँ है, पहला वो माँ जो हमको जन्म दी, और दूसरा वो माँ जो जिसके चलते सब कोई जन्म लिया। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी ना रहती तो कोई जन्म लेता है, यानी पृथ्वी क्या है? हमारी माँ है। लेकिन वर्तमान में माँ की स्थिति क्या है भाई? बहुत दयनीय है। इतना ज़्यादा गर्मी, क्लाइमेट चेंज, ये सब जीव जंतु को मारना, पेड़ पौधों की कटाई, इस प्रकार के अनेक प्रकार के जलीय जीव को मारना, इस तरह माँ की स्थिति क्या बहुत ख़राब है, ठीक। लेकिन माँ के लिए हम लोग जो हो सके वो सब करना है,
लोगों की सच्चाई बताना है, ठीक है। तो देखो मरियान किस देश का राष्ट्रवादी, तो ये मरियान जो है फ्रांस को, मतलब वो सब बोलेंगे मरियान माता की जय, मरियान माता की जय, हम लोग बोलेंगे भारत माता की जय, तो लोग बोलेंगे मरियान माता की जय, ठीक। 47 नंबर बताइए प्रश्न का आंसर। कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो यूरोपीय सभ्यता का पालन, इस सब आंसर तो तुम लोग बता दे जैसे। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, तो देखो ई एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ। ई कहा था, सुनो ध्यान से, तू लोग इंग्लैंड का नाम सुने हो, इंग्लैंड हो गल, ब्रिटेन हो गल, ग्रेट ब्रिटेन हो गल, ये तीनों का एक ही देश के नाम हो, लेकिन ना तनी तनी सुन अंतर बा, सुनो का। ई एक्ट ऑफ यूनियन जारी होता 1707 में, 1707 में। जो इंग्लैंड था, जो भारत में आया था राजकर, वो इंग्लैंड का काम किया, वो इंग्लैंड का काम किया। उसके पास में एक राज्य, मतलब एक देश है जिसका नाम है स्कॉटलैंड, का नाम है स्कॉटलैंड। ई का काम किया, स्कॉटलैंड से समझौता कर ले। इंग्लैंड किससे समझौता कर लिया, स्कॉटलैंड को। कहा कि स्कॉटलैंड तुम आ जाओ इंग्लैंड में, किस में आ जाओ, इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड को मिला लिया, सॉरी स्कॉटलैंड को अपने में मिला लिया, कौन, इंग्लैंड ने मिला लिया। और इसी को कहा गया एक्ट ऑफ यूनियन। और जब ये मिल गया तो इससे जो देश बने उसको कहा ग्रेट ब्रिटेन। देश का क्या नाम, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। जैसे इंग्लैंड का नाम है, इंग्लैंड भी नाम है, ब्रिटेन भी नाम है, ग्रेट ब्रिटेन भी नाम है। समझ में आया कि इंग्लैंड को ग्रेट ब्रिटेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने में मिला लिया और इससे जो नया देश बना, उस नए देश को नाम दिया गया ग्रेट ब्रिटेन। कब बना, 1707 में। ये वाला बात याद रखना है, ठीक। आगे पढ़े, इस तो भला बताओ, हमनी के कोई घरे कहले पूछ ले जाने जा, नानो जाने जा, भला बताओ, खांसी हमारा घर का है, अगर बिना कहले पूछ ले, सब दिक्कत है सी, बिना कहले पर इस सब का इज्जत तो ना होता है। खांसी की कोनो इज्जत होता है, दवाई खा भगावे कर, कोनो इज्जत नहीं, जल्दी भागते तो घर ले। आगे बताना है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का किस राजवंश का शासन था। तो देखो 1789 जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, ये तो तुम लोग को बताना पड़ेगा जी, देखो ये तो बताना पड़ेगा। रोमनो राजवंश कबो ना होता है ना, बुर्बो राजवंश का शासन था भाई मेरे। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी, देखो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी, तो देखो नेपोलियन संहिता लागू किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन है तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कब किया, 1804 में। 1804 में किया, ऑप्शन नंबर डी मार दो। आगे है 51 नंबर प्रश्न, कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, तो बिस्मार्क 3 गो लड़ाई लड़। सबसे पहले लड़ाई लड़ा था 1864 में, केकरा संगे, प्रासा जोन बा उ ऑस्ट्रिया के साथ मिलके डेनमार्क का रहा था, किसको हरा था, डेनमार्क के। फिर जाके 1866 में ये जोन बा प्रासा, ये ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई हो जाता, किसके साथ लड़ाई कर लेता, ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई कर लेता। फिर जाके 1870 में प्रासा जोन बा वो फ्रांस के साथ लड़ाई कर लेता। 3 गो लड़ाई लड़ा सन, एगो दूगो 3 गो। पहला 1866 में, फिर पहला 1864, फिर 1866, फिर 1870, ठीक। तो कितने लड़ाई, 3 गो लड़ाई। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, तो पवित्र संघ की योजना रूस ने प्रस्तुत की, ठीक है। रूस के जो राजा था, मतलब जार था, वो जार अलेक्जेंडर प्रथम ने की। अब तो वो कहना क्या चाहता था, जब नियम लाया ना, तो नियम के द्वारा, मतलब पवित्र संघ में का नियम रखा कि देखो हम लोग जो चाहते हैं ना कि राजा का जो शासन वो चलता रहे, राजा का शासन का रहे चलता रहे, यानी राजतंत्र के लिए उसने निवेदन किया वियना कांग्रेस में। किस लिए किया, राजतंत्र चलता रहे, राजतंत्र मतलब जो राजा का शासन वो चलता रहे, किसी प्रकार हमनी के जो कांड करते हैं, हमनी के जो लोगन के शोषण करते हैं, उन लोगों को पता ना चल, ये कहना चाहता था उसका अर्थ, ठीक। आगे बताओ। 53 नंबर प्रश्न के वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, तो वह मार देना है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, यही बता देना है, मेजनी ने। आगे बताना है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था, तो कूटनीतिज्ञ था, ठीक, कूटनीतिज्ञ था। 56 नंबर बताना है प्रश्न, कि साडियाना पिडमॉन्ट का शासक कौन था, तो ना बिल्कुल ना था, काउंट का बिल्कुल ना था, विलियम प्रथम, विक्टर एमेनुअल। यूनानी स्वतंत्र संग्राम के दौरान कौन से ब्रिटिश कवि का शहीद हुआ था, तो लॉर्ड बायर, ठीक है, इनका नाम याद रखना है तो लोगों को। वियना कांग्रेस के द्वारा
फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना की गई? तो पुनः स्थापना किस वंश की? तो बुर्बो राजवंश की। ठीक। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी ने भी किया था, गेरवाल्डी ने भी किया था, काउंट का सभी हो डी। तो देखो यहाँ तक हमने 59 को प्रश्न कर लिए इस चैप्टर का। अब देखो इस चैप्टर का एकदम चैप्टर रिवीजन हो गया। अब तू लोगों का काम है इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना है। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को टेलीग्राम से डाउनलोड भी करें। टेलीग्राम देखो तू लोग जुड़ते ना हो जी, टेलीग्राम में जुड़ जाओ, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अब तुम लोग के लिए इतना करे तो जुड़ना तो पड़ेगा ना तुम लोग जी। आए पढ़ोगे ना तो कैसे होगा? पढ़ेगा बिहार तो तब न बढ़ेगा। भला बताओ, बिहार सबसे गरीब राज्य है, बिहार के स्थिति ना गुंडागर्दी में आगे, और तुम लोग कैसे कहेगा 100 गो पर भारी बा एगो बिहरिया? भला समझो, तुम पढ़ोगे तब न। ठीक, पढ़ो। हम चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, ना कि बिहार डूबे। ठीक, हम लोग बिहार के पीढ़ी हैं हम लोग जी। बिहार का पहचान हमसे है ना। ठीक, तो हम लोग पहचान कब होगा? जब हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब हम ना कर तू लोग खाली पढ़ो, इसका मतलब हम भी कह रहे हैं। तो हम लोग समझो, हम लोग यानी मैं भी उसमें शामिल हूँ। ठीक है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया तू लोग। ठीक है, और शेयर तो जरूर करना सबके पास।